बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी है, जबकि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। जबकि मुराद अली शाह साहब तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की जो समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया है, जबकि स्पीकर राजा परवेज अशर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया है। क्या कहेंगे? देखिए जरा सियासत पे बात करते हैं, मुल्क जी। की भी और इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले सरहद पार मैं कम से कम अपने और जो बहुत से और भी चाहने वाले हैं उनके पाकिस्तान में और दुनिया भर में मौजूद हैं, पंकज उदास जी की आज वफ़ात हुई। और बहुत बड़े गायक, उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले दुनिया में, पाकिस्तान में भी। और इनको 4 महीने पहले जो है वो पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ था, उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। और फिर ये काफ़ी तकलीफ में भी गालिबन रहे, कैंसर थेरेपी इनकी होती थी। और आज इनकी डेथ हुई। चिट्ठी आई है समेत लातादाद इनके जो नगमे हैं वो इन्होंने गाए, और इनके जो चाहने वाले हैं वो आज बहुत सोग में हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो मरीम नवाज साहब ने आज हलफ उठाया। पहली खातून वज़ीर आला पंजाब, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। एक उन्होंने तवील तकरीर की, उसमें बहुत से उन्होंने जो मसाइल हैं उनका अहाता किया, अपना प्लान पेश किया। और एक बात उन्होंने कही कि वो किसी तरह से भी सियासी इंतकाम या उस तरफ नहीं जाएंगी। गवर्नेंस, महंगाई, बहुत कुछ उन्होंने, और ये भी उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे जो हैं वो खुले रहेंगे अवाम के लिए। और वो फिर फ़ौरन उसके बाद तकरीब हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला हाउस भी गई, और वहाँ पे उन्होंने उसके बाद फिर भी दौरे वगैरह भी करने एक्टिव। बड़ा इम्तिहान है उनका, क्योंकि जो शरीफ फैमिली है पूरी, अब उसका जो गवर्नेंस और सियासी तौर पे क्या बयानिया होता है, ये तमाम का तमाम जो है वो अब मरीम नवाज साहबा के पास है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है ना कि गवर्नेंस के हवाले से ही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ज़्यादा मामलात होते रहे। वो बहुत ज़्यादा सियासत में वो रहे भी, लेकिन गवर्नेंस के हवाले से उनका ज़्यादा नाम सामने आया। और नवाज शरीफ साहब का नाम जो है वो सियासत के हवाले से सामने आया और गवर्नेंस के हवाले से। अच्छा, अब है वो कहते हैं ना वो शमा रख देते हैं आगे, तो अब शमा जो है वो आगे रख दी गई है मरीम नवाज साहब। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, इसमें अब होता ये है, हमारी चूँकि शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं, तो कल तक तो हम बात कर रहे थे कि मरीम नवाज साहबा को लोग उनको देखेंगे कि जी यहाँ पे, इससे पहले मोहसिन नकवी साहब थे, ठीक है, उससे पहले जो है वो एक खिचड़ी सी पकी रही, लेकिन बहरहाल उससे पहले कहीं मतलब पर बुज़दार साहब को ले लें चलें, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब हो गए, पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब का दौर ये एक्टिव। लेकिन मसला ये है कि ऐसा नहीं होगा अब कि लोग ये कहेंगे कि जी देखो ना यहाँ पे ही, और ये लोगों की एक जो जहन है, सोच है, वो यही है कि भाई 1 मिनट हट जाओ ज़रा, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि जी देखें ये बुज़दार, उस्मान बुज़दार का दौर है और किस कदर तबाही और बर्बादी और महंगाई और ये और फलाना और ये वो। अब ये होगा कि यहाँ ये नहीं कहा जा सकेगा कि भाई उस्मान बुज़दार के दौर में, आपको याद नहीं है उस्मान बुज़दार के दौर में क्या होता था, आपको याद नहीं उस दौर में क्या होता था, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो अब सारा का सारा, अच्छा गवर्नेंस का भी, अच्छा एक तो वो जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने बड़ा कमाल किया, और वो जो है वो जो एक खातून को उन्होंने बचाया उस एक मजमे में से, और बाहर उनको लिख रही। मैं इस पे, अच्छा इस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि
माशरे में अदम बर्दाश्त है, ये वो जो खातून पुलिस ऑफिसर हैं उनकी तारीफ भी बहुत हो रही है। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो जो खातून है वो जो भी हरूफ थे, वो इंग्लिश थी, अरबी थी, फ्रेंच थी, चाइनी, वो क्या कपड़े पहन के उनको अचरा बाजार ही मिला था। मतलब यहाँ लोगों ने भी तो एक, उनको नहीं पता खातून को कि भाई ये कोई यहाँ पे कोई फैशन शो नहीं हो रहा, वो अचरे में जा रही हैं और कपड़ों पे एक माशरा है ना, वो भी एन उस जगह जाके, ये तो पुलिस आ गई तो उनको बचाया बचाया, उसकी वीडियो तो भी चलेंगी अगर हमारे पास हुई तो। बहरहाल वो उनको बड़े, मतलब लोगों को भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने कोई बुरा किया या अच्छा किया, मगर एहतियात तो करें। वो एक अजीब से कपड़ों में वो ड्रेस आप देखें तो वो अजीब से, वो उनको मैं बुरा बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि वो भी तो एहतियात करें। वो किस किस्म का लिबास पहन के अचरे में चलेंगी, फिर उसके बाद वो वजात करेंगे नहीं, इसके ऊपर ये अलिफ और बे और जो है वो काफ और जीम और मीम और ये और वो, भाई आपको मतलब अब क्या कहा जाए। और ये पुलिस पहुंच गई, अच्छा हुआ, वो भी बच गई, अच्छा हुआ, उनको भी सबक मतलब थोड़ा सा मिला होगा, उन्होंने भी माजरत वाजरत की बाद में। लेकिन लोगों ने भी आखिरी डाली होती है वैसे यहाँ पर, जो है ना, एक अजब मामला, वो टक करके पहुंच गए वो दुकानदार, उन्होंने उनको क्या है भाई ये कौन सी ड्रेसिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बचत हुई, पुलिस ऑफिसर को दाद मिल रही है, उन्होंने माजरत की बाद में, कोई ख़राब वाक़या पेश नहीं आया, शुक्र है खुदा का। लेकिन ये कि भाई एहतियात करें, ठीक है ना। और मतलब है कि लोगों को तो हम नहीं कह सकते एहतियात करें, भी लोग भी एहतियात करें, खुदा का वास्ता बर्दाश्त पैदा करें। मगर ये है कि वो खातून को किसने कहा था कि वहाँ कूद जाए सब्ज़ी मंडी में या पता नहीं कौन से दूध वाले की दुकान पे या कहाँ पे। बहरहाल रौला ही है हर तरफ। तो अब यह है कि अब ये चैलेंजेस हैं सामने कि सियासी बयानिया क्या होता है, मरीम नवाज साहब, गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है, ये तो आज गुडी गुडी अच्छा हो गया ना सारा, द डे आफ्टर, ठीक है, महंगाई, सियासी बयानिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि पंजाब पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, बकौल नवाज शरीफ के ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो। नवाज शरीफ साहब कहते थे ना, जब ये बड़े उनके जुमले, वो कहते थे ये भी, जब मसला खड़ा होता ना सारा, तो अब जो भी कुछ होगा, अच्छा बुरा, अच्छा होगा तो भी बुरा होगा, बुरा होगा तो और बुरा होगा। मतलब ऑपोजिशन, एक हॉस्टाइल ऑपोजिशन, पब्लिक, मरीम नवाज साहबा, कुछ उनको पसंद करते हैं लोग, जाहिर है, कुछ जो हैं वो जिनकी तादाद काफ़ी होगी यकीनन, वो उनको नापसंद करते हैं और वो उनके किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो मरीम नवाज साहबा के बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से, क्योंकि मैंने कहा ना गवर्नेंस बड़ा अहम मसला है, लेकिन उसके सियासी बयानिए, सियासी जमात है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल भी तो वो लेके चले भाई। गवर्नेंस तो खाली चीफ सेक्रेटरी चला लेता है ना सुबह का, उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं होती, मुल्क जो है वो चल जाता है बगैर, यानी खाली ब्यूरोक्रेसी चलाती है। पॉलिटिकल अगर फिगर्स आती हैं तो वो पॉलिटिकल बयानी को चलाती हैं, गवर्नेंस तो अच्छी ब्यूरोक्रेसी भी चला लेती है। तो पॉलिटिकल फिगर्स के लिए सियासी बयानिया और साथ साथ गवर्नेंस, लोग ये भी तवक्को ना करें रियलिस्टिक होके कि भाई दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी, या वो जो सारी बातें की हैं उन्होंने वो उसी तरह से पूरी होंगी। लेकिन ये जो आज उनकी तकरीर है, इसके हिस्से चलते रहेंगे, जब कोई वाक़या होगा हिस्सा चलेगा मीडिया पे, इधर उधर, ये वो, ये कहा था, ये हो गई। तो ये मरीम नवाज साहबा जो है वो अब ज़ाहिर है सियासत में, देखना बेनज़ीर भुट्टो साहबा यहाँ पे रही सियासत में, क्या उस वक्त सूरत हाल होती थी। तो एक तनकीद, शदीद तर तनकीद हुआ करती थी, और ये बहुत ज़्यादा, तो अब मरीम नवाज साहबा को एक हॉस्टाइल अपोजिशन भी और एक हॉस्टाइल पब्लिक का मूड भी, उसको देखना है। और फिर देखते हैं कि आगे किस तरह से मामला चलते हैं। हमारी बहरहाल ये है कि जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो, उनके लिए भी नेक तमन्ना है। ये उन्होंने जो आज बहुत तकरीबन मैंने कहा ना सारी ही उन्होंने इश्यूज़ का अहाता किया अपनी स्पीच में। होता क्या है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना इसलिए पड़ेगा कि एक गैर मामूली हालात हैं जिसमें वो वज़ीर आला का उन्होंने हलफ उठाया। एक हॉस्टाइल अपोजिशन जो है वो ईवान में भी है और वो सड़कों बाहर भी है। तो वो दोनों चीज़ों को उन्होंने काबू करना है, क्योंकि इस पूरी फैमिली की जो आगे सारा सिलसिला है वो चलेगा मरीम नवाज साहबा के बयानी पे।
शहबाज शरीफ साहब का तो सियासी बयानिया नहीं है ना, उनका तो सियासी उनका तो गवर्नेंस का बयानिया है। बल्कि उनके सियासी बयानिए पे तो आज जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब से जब मिले तहरीक इंसाफ वाले, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो है वो मतलब शदीद नागवारी का इजहार किया इस उनके इस बयानिए पे कि ये कैसा बयानिया है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ 30 साल से, ये क्या मतलब। अचकज़ई साहब इस पर सख्त, अच्छा अचकज़ई साहब जो है महमूद खान अचकज़ई साहब, सियासत से आप इख्तलाफ करें, नज़रियात से इख्तलाफ करें, हमारी वो जो नफीस सियासत, मैं कहता हूँ ना नफीस और उजली सियासत, कभी आप इनकी ज़रा अचकज़ई साहब से ज़रा शायरी सुने आप, ज़रा कभी इनसे, अचकज़ई साहब कितने सेकुलर, और कभी आप ज़रा इनकी तलावत या इनसे आप ज़रा कुरान के बारे में आप इनके साथ आप पास बैठें तो आपको पता चलेगा ये जो शख्सियात रही हैं ना सियासत में, और अब जाहिर है कि अभी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, हमारे बड़े हैं, इनके पास बैठ के आपको पता चलता है इन्होंने ये कितना इन्होंने पढ़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि ये तजर्बा तो अपनी जगह है, पढ़ा कितना है इन्होंने, आपको सियासत से लाख इख्तलाफ हो तो वो जब बात करते हैं ना तो उनके पास आपको बैठ के जो है ना वो शायरी भी आती है, इनको याद है, इन्होंने किताबें भी पढ़ी हुई हैं। ये असफंदियार वली साहब के साथ भी यही मामला, मतलब आपको बिल्कुल ये सेकुलर शख्सियात की मैं बात कर रहा हूँ। बुगटी साहब शहीद, उनका भी यही मामला, मरी साहब का, इसी तरह से काजी हुसैन अहमद साहब, क्या बात उनकी, वो तो खैर वो तो मतलब है कि इल्म यानी दरसगाहों से उन्होंने तालीम हासिल की। नूरानी साहब, ये सारी शख्सियत मैं इनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कितनी नफीस, इनकी तनकीद में भी जो है ना लुत्फ़ आता है इनकी बातें सुन के। तो ये सियासत में इख्तलाफ किया जाए मगर बराह करम उसमें गाली गलोच से अगर परहेज़ किया जाए, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे क्या मामला होता है। और मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि बड़ा कठिन दौर पिछले कई सालों में गुजारा है उन्होंने, पीपल्स पार्टी बड़े मजालिम का शिकार रही है 2007 के बाद से लेकर आज तक, बहुत मजालिम हुए उन पे। और जब वो तकरीर कर रहे थे तो मैं आंखों में मेरे नमी आ गई कि इतने मजालिम हुए हैं उनके ऊपर, बहुत मजालिम हुए हैं 2007 से सिंध में, बहुत मजालिम हुए हैं। तो बस उनके साथ भी हम हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, बड़े मजालिम उन पे हुए और आवाम ने किए, पब्लिक ने बड़े मजालिम किए। तो उनके साथ हमदर्दी का इजहार और नेक तमन्नाएँ और दुआएं कि जो मजालिम हुए हैं उनका किसी तरह से मदावा हो और उनको ज़िंदगी में कुछ तो सुख चैन मिल सके, उनको और उनके साथ जो शख्सियात बैठी हुई थी, कोई एक लम्हा तो उनको सुख चैन का मिल सके, कोई मतलब एक घड़ी तो ऐसी हो जिसमें वो कहें कि हमारी कुछ चलती है। नहीं, वो मजालिम, दर्दनाक कहानी सुनी मैंने आज। बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं। और इजलास हो जाएगा सदर के, उसके बावजूद जो है इजलास होगा, आइनी कानूनी तौर पे बुलाना पड़े, वो मतलब है कि वो हो जाएगा इजलास, ठीक है। लेकिन ये कि उनका जो नुक्ता है सदर का वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें मखसूस नशिस्तें बनती हैं, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा वो चैलेंज हो जाएगा, लेकिन इस दौरान जो है वो मखसूस सीटें उनकी बनती हैं। और लेकिन सदर ज़ाहिर है कि उनका चूँकि खान साहब के साथ ही मामला उलझा हुआ था तो वो शायद एक ये तासुर भी है कि वो जाते जाते थोड़ा सा अपना चाह रहे हैं कि भाई आगे तो उधर ही जाना है, मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो थोड़ी सी अपनी पुछेंगे कर रहे हैं। इजलास हो जाएगा, तनाज़ा थोड़े मोटे टुक टुक चलते रहेंगे आपस में, बयानबाजी आ गई है, वो सारा वो इलेक्शन कमीशन देखें क्या फैसला करता है, जो करता है वो अदालत में जाएगा, आगे होगा पीछे होगा, ये ऐसे चलेगा। ये धूल मट्टी जो है ये चलती रहेगी, थोड़े दिनों के बाद ये जाके जब सेटल होगी तो सबकी आंखें खुलेंगी, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी अगर ये कारकर्दगी अच्छी होगी। और मैं बताऊँ आपको, ये सारी जो है ये जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट तो गालिबन छोटी मुख्तसर बनने जा रही है, लेकिन ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की कहलाएगी। पिछली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की थी, उसको इत्तेहादी कहते कहते सब ख्वार हो गई मुस्लिम लीग नून की, ये हमारी नहीं है सबकी है, मगर मुस्लिम नून की हुकूमत थी। ये हुकूमत भी खालिसतन मुस्लिम लीग नून की है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो भी आप देखें कि काफ़ी तवील अरसे, माशाअल्लाह 16 महीने वो, फिर दरमियान में केयर टेकर भी वही थे तकरीबन, तो काफ़ी दौर गुजारा उन्होंने, ठीक है ना। थोड़ा सा बीच में चंद माह की खान साहब की हुकूमत के बलबूते में वो तो बहरहाल एनीवे, तो हमारी नेक ख्वाहिशात कि मुल्क के लिए अच्छा हो। मईशत ये आगे बड़े चैलेंजेस हैं
इससे हमने सबने निकलना है एक साथ। ये देखें कि क्या प्लान आगे आता है मईशत के हवाले से। IMF के पास जाना है, मईशत है, महंगाई है, और ये महंगाई सारी की सारी इन्होंने नहीं पैदा की, जाहिर सी बात है। ये तो हालात, मुल्क का कर्जा इतना ज़्यादा है, वो कैसे होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सब थोड़ा सा आने वाले दिनों में हलफ बर्दारी और ये वो मिठाइयाँ खा के सारे, तो फिर उसके ऊपर बैठ के फिर मईशत के ऊपर और एक उसके ऊपर पॉलिसी बनाएं, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी तरक्याती मंसूबा कोई उसकी किसी MNA का काटें, कोई तनख्वाहें काटें, कुछ करें, लेकिन रमज़ान से पहले कोई रिलीफ अगर ये आवाम को दें तो फिर पहिया आगे चलेगा। 24% लोग पाकिस्तान में आज ऐसे हैं आज जो क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कर रहे हैं। 24% नकद के बजाय क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करते हैं, और फिर उसके बाद जाके वो क्रेडिट कार्ड के पैसे उतारने के बाद 24% आज ये फिगर्स आएंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पे भी तो माशी इशू ही है। सिक्योरिटी को तो अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत अभी तक है वो, लेकिन वो कांस्टेंट फैक्टर होता है सिक्योरिटी का। तो और ये कि स्टेबिलिटी, सड़कें वड़कें वो नहीं बंद हुई, शुक्र है, ये वो भी चलता रहेगा। बाकी जो है ना ये तनकीद और ये टॉक शोज़ में इधर उधर, और अदालतें और इलेक्शन कमीशन और नैब, SOP कितनी अच्छी आई है ना, सोफे पे बैठे हैं, चाय पिए, ठंडा पिए, फिर केस, तो वो भी सारे चलते रहेंगे, 45-47 चलता रहेगा ये तो। लेकिन ये है कि मुल्क असल बात है कि मुल्क आगे चले, और मुल्क में मईशत, सिक्योरिटी और उसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो अच्छा, अब इसमें जो है तो ये अब देखें आगे किस तरह से होता है मामला, किस तरह से असेंबली का इजलास होता है, और ये सारे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक रियासत तलू हो रही है, और उस रियासत का नाम है फ़लस्तीन। दुनिया के नक्शे पे जो मैंने कल बात ख़त्म की थी कि रियासत तलू हो रही है, और उससी इतना आसान तो नहीं होता ना कि कोई मुल्क जो है वो, तो नेतन्याहू जो हैं उन्होंने फिर दोबारा एक उन्होंने फेस द नेशन जो CBS का एक प्रोग्राम था, तो उस पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये पूरी जो है ये फेस द नेशन CBS न्यूज़ पे इनका इंटरव्यू का मैं स्क्रिप्ट देख रहा था अभी, ये इसमें तलू हुए, और इन्होंने उसमें कहा कि जी जो मार्गरेट ब्रेनन जो वहाँ पे इंटरव्यू जो होस्ट प्रोग्राम की, उनके जवाब में फिर इन्होंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ डील के बारे में, डील होती है, करीब हैं, हम नहीं हैं। अच्छा जी, इंटेलिजेंस चीज़ मिले तो सवाल वो कुछ कर रही हैं, ये जवाब अच्छा, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, लेकिन मेरा ख्याल ये, उन्होंने कहा 6 हफ्ते की है ना, पूछा सवाल उसने कि 6 हफ्ते की सीज़ फायर है ना, आई एम नॉट श्योर, मैं काम कर रहा हूँ, हम ये करेंगे, लिबरेट करेंगे होस्टेज को, दाएँ बाएँ आगे पीछे टाँटू करते। उसके बाद ये फिर उसने आगे और सवाल किया, उसने मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ कि डील कहाँ पे, इस जगह पे बताएं, डील कहाँ है, 30 से 40 आप यरगमालियों को रिहा करवाने जा रहे हैं चंद 100 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले, ये सवाल हुआ। उस गर्मा गर्मी इनका टेम्परमेंट लूज हो गया, आई डोंट थे, ये नहीं होता, सेंस नहीं होता, ये पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा हमास से स्टार्टेड आउट, ये डिमांड वो डिमांड फलाना, हम रफा में जाएंगे, वो एक दूसरे सियारे पे रहते हैं, ऐसे यहाँ तो गुस्से में आगे क्या गए, दे आर इन अनदर प्लैनेट, उनको नीचे आना पड़ेगा, दुनिया पे उतर के आना पड़ेगा हमसे बात करने के लिए, फलाना, दिमाग ना आगे पीछे, ये वो तो ये जो है। लेकिन उसमें वो लड़ाई हुई इसमें, वो कह रही है नॉर्दर्न गाजा में, फिर कहते हैं नहीं रफ़ा में, अच्छा वो आगे जाओ, फिर रफ़ा में जाऊँगा अभी भी, नॉर्थ ऑफ रफ़ा। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये रफ़ा में अभी भी, यानी रफ़ा वो इलाका है जहाँ पर बचे कुछ जो फ़लस्तीनी हैं, कोई 12-13 लाख, वो पूरा चूँकि गज़ा पट्टी ऊपर से नीचे तक जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। वहाँ पे इस कदर जाहिरियत हुई है कि वहाँ पे तो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये इजिप्ट ने भी तय किया हुआ है, ये अमेरिका ने भी तय किया हुआ है, ये बात सब ने तय की हुई है कि भाई रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस ये एक होता है ना कि जाते जाते वो शमा टिमटिमा रही, और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। खौफनाक इनके लिए सूरत हाल ये है कि एक तो वो शहादतें तो हो गई अपनी जगह, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो फ़लस्तीनी रियासत तलू हो रही है, और आज उसका पहला बड़ा उसका जो आज हमारे सामने उसका एक उसका क्या कहना चाहिए कि एक उसका निशान
उभरा है वो ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म जो हैं शातिया, उन्होंने अपनी तमाम काबीना के साथ अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए सदर महमूद अब्बास को, और अपने यानी तमाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म एक थे ना पहले जो इस्माइल हानिया 2005-6 में जीत गए थे, फिर वो दूसरे बने, तो एक वज़ीर आज़म भी होता है एक सदर होता है, तो वज़ीर आज़म और काबीना सारी इस्तीफ़ा दे गई और उन्होंने इस्तीफ़े में लिखा कि ये हम इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम फ़लस्तीनी जितने हैं, बहुत ज़बरदस्त ये हैं, वज़ीर आज़म भी बड़े ज़बरदस्त और इन्होंने लेटर भी बड़ा अच्छा लिखा। इन्होंने कहा कि जी तमाम चूँकि फ़लस्तीनी आपस में मिल के एक मुत्तहिद होके चुनाव करेंगे अगली क़यादत का, इसलिए मैं, और सख्त अल्फाज है उन्होंने कि ये कत्लेआम जो कर रहा है इसराइल, जो यहाँ पे गज़ा में जो कुछ हो रहा है और जो जेनोसाइड और ये वो पूरा इन्होंने इसराइल के जो जराइम है उसको उस ख़त में लिखा है, और साथ फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तमाम काबीना मुस्तफ़ी हो गई। अमलन फ़लस्तीनी अथॉरिटी ख़त्म हो गई। महमूद अब्बास मौजूद हैं। अमलन फ़लस्तीनी अथॉरिटी 1994 में बनी थी। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के नतीजे में ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी थी, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी थी और उससे पहले पहली इंतिफादा ख़त्म हुई थी, यानी 86-87 से पहली इंतिफादा शुरू होके, तो ये फिर ये जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो उस पर ही ख़त्म हुई थी पहली इंतिफादा, और नतीजा ये था, उसमें कहा यह गया था, अगर हम नक्शा बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी मगरबी किनारा ये और आर्जी इंतज़ाम था कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो ABC कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे सारी फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ आ जाएंगी, इलेक्शंस होंगे, एक इंडिपेंडेंट, ये इस तरह करके बात हुई थी, लेकिन ये इन्होंने ये तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलाके A थे, एक B था, एक C था, वो तमाम यहूदी आबादकार इधर A तक आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा फ़लस्तीनियों के पास। अब जनाब ये हुआ तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी कोलैप्स हो गई थी, ख़ासतौर पे 2006 में तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि इलेक्शन हुआ, इस्माइल हानिया जीत गए, इस्माइल हानिया जीत गए तो फतह और उनका झगड़ा, उनकी लड़ाई हुई, वहाँ से गज़ा से निकाल दिया गया महमूद अब्बास को, और ये 10वीं स्लाइड पर देखें उस ज़माने, और महमूद अब्बास ने फिर बरतरफ कर दी, हुकूमत तोड़ दी। उस ज़माने में देखें ना अखबार तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहले मैं दिखा चुका हूँ या डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये 2007 में इस तरह से हुआ था, अब्बास सैक्स अम्मास लेड गवर्नमेंट, और उसके बाद ये इस तरह से हुकूमत बरतरफ हुई। तो टेलीग्राफ देखें अगर 12वीं स्लाइड, अब्बास डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन गज़ा, क्योंकि इस्माइल हानिया की हुकूमत आ गई थी, फिर उसके बाद ये मगरबी किनारे तक रहे, हमास उधर आ गई, बाकी जो है वो तारीख का हिस्सा है। तो ये अमली तौर पर जो है ये आप समझें कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तमाम वज़रा ने आज काबीना ने इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, अब जो महमूद अब्बास है उनके बारे में ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ कि महमूद अब्बास के बारे में जो सदर हैं उनके बारे में बाकायदा ये मैं कोई मतलब प्रॉपर उनके जो एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुई जिसमें कहा गया कि महमूद अब्बास जो है वो KGB के एजेंट हैं, और ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि 2016 में डॉक्यूमेंट्स आए पूरे, ये BBC को हम कोट कर देते हैं यहाँ पे, ये सारे अखबार हैं 2016 के, लेकिन मैं इसको पहले भी दिखा चुका हूँ, जिन्हें पढ़ना बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये वहाँ पे जो पढ़ते थे तो ये महमूद अब्बास को KGB ने हायर कर लिया 70-80 की दिहाई में। यासिर अरफात मरूम को भी हायर करने की कोशिश की, लेकिन यासिर अरफात जो हैं वो उनको उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि यासिर अरफात का तो उन्होंने कहा फिर महमूद अब्बास जो है अबू माजिन उनको 70 की दिहाई, तो बड़े ये प्रॉपर पेपर्स किताबें छपी हुई हैं कि KGB के एजेंट थे। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब क्या होगा कि ये जो है ये जब सीरिया में रहते थे और ये वो सारा, अच्छा उसके बाद जो है वो किताबें हुई महमूद अब्बास अबू मोहसिन KGB के एजेंट थे। अच्छा, तो अब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब एक तो कतर में मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं, और कतर के जो अमीर हैं जिनका बड़ा मरकज़ी रोल है इसमें, अमीर कतर का भी, यानी मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की बात, अमीर कतर, उनसे मुलाकात की है इस्माइल हानिया ने। ये डेविड बानिया वगैरह भी सारे इधर ही हैं, ये मुसाद उसाद के लोग भी इधर ही घूम रहे हैं, उधर ही घूम रहे हैं सारे, और ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। यानी पहली जो शर्त थी वो पूरी कर दी फ़लस्तीनियों ने, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, उनकी काबीना उन्होंने तोड़ दी अपनी, ठीक है, हुकूमत यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी। इलेक्शन तो ज़ाहिर है महमूद अब्बास को उन्होंने पेश किया और कहा कि हम ही चाहते हैं कि सारे फ़लस्तीनी मुत्तहिद होकर अगली अपनी क़यादत को चुने या नामज़द करें वक्ती तौर पे। ये बहुत बड़ा झटका है नेतन्याहू के लिए।
ये सारे के सारे लोग, यानी बात आगे बढ़ रही है, ठीक है, और तेजी से कोशिश हो रही है कि अगले चंद दिनों में इसका सीज फायर हो, जंगबंदी हो, और जंगबंदी के बाद बाकी मामला देखे जाएंगे। और साथ ही कैदी रिहाओं, ये जो सवाल पूछा है ना जिसपे ये फुदके हैं नेतन्याहू कि जी कैदी रिहा होने जा रहे हैं और आप हॉस्टेज उठाएंगे। और फिर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है बुध के रोज़, वो ये है कि हमास, इस्लामी जिहाद, फतह, सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो मॉस्को जा रहे हैं, और रशिया उसमें एक, इन सबको टेबल पे बिठाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन या जो भी रशियंस, इनको टेबल पे बिठाएंगे एक साथ ही, आमने सामने बड़े अरसे बाद ही बैठेंगे ना सारे, वैसे तो मिल चुके हैं सारे फ़लस्तीनी आपस में, लेकिन जो प्रॉपर एक पिक्चर बनेगी अगली गवर्नमेंट की, वो रशिया में मॉस्को में बुध के दिन जो है इजलास हो रहा है सबका, हमास, इस्लामी जिहाद, फतह, ये सारे के सारे मॉस्को जा रहे हैं। आज इस जो वो थी आलमी अदालत इंसाफ, उसकी कार्रवाई ख़त्म हुई, आज आखिरी दिन था उसका, वो उसके बाद आर्गूमेंट्स वगैरह, ये भी वो जो कत्लेआम वाली है ना जो कि जनूबी अफ्रीका की है, ये वो है जो हेयरिंग चल रही थी, जो रोज़ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ आया था परसों 2 रोज़ पहले, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था फ़लस्तीन के हवाले से, और उसके बाद जो है वो बाकी जो है वो भी सारे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक। लेकिन जो चाइना ने बात की है ना, चाइना ने जो बात की उसके ऊपर दुनिया ज़रा हिली हुई। आज ओआईसी की तरफ से कहा गया 2 रियासती हल और ये वो, लेकिन चाइना ने जो बात की है ना वो एक ऐसी बात है जिसने ज़रा दुनिया को थोड़ा सा एक प्रॉपर झटका दे दिया है। चाइना का मौक़िफ़ इस आलमी अदालत इंसाफ में अजब मौक़िफ़ था, और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ अल जज़ीरा को भी, और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का जो अखबार है नेशनल, बड़ा अखबार उनका, 18वीं और 19वीं स्लाइड कोट कर रहा हूँ। ये चाइना ने जो स्टांस लिया है ना, चाइना कहता है कि फ़लस्तीनियों को मुसल्लह जद्दोजहद का हक है, पीसफुल नहीं, मुसल्लह जद्दोजहद का हक है उनको, आर्म्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर 19 स्लाइड हम देखें तो नेशनल जो अखबार है मुत्तहिदा अरब अमारात का, चाइना टेल्स आईसीजे द पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू आर्म स्ट्रगल। अब देखिए, मैंने बहुत पहले बात की थी ना कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चाइना और रशिया और यूरोप बहुत बड़ा है। अच्छा, अमेरिका में क्या हुआ है? आप कह रहे हैं अमेरिका उधर, अमेरिका नहीं, इंतजामिया ऊपर जो बैठे होते हैं ना, जिनको जरूरत है, इसराइली लॉबी, फलाना ढिमाकन आगे पीछे। अमेरिकन ने फ़लस्तीनियों के लिए क्या किया है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जो मैं अगली खबर आपको बताने लगा हूँ। ये हैं जनाब, इनका नाम है, ये हैं एक अमेरिकन एयर फोर्स के एक्टिव मेंबर, यानी ऑन ड्यूटी, और इनका नाम है एरॉन बुशनेल। एरॉन बुशनेल जो हैं वो, इनकी उम्र 25 साल, और ये पायलट एयरफोर्स के, ये जनाब पहुंचे पेंटागन के सामने और इन्होंने फ़लस्तीन जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को आग लगा ली, पेंटागन के सामने अमेरिका में। उसके बाद इनको ले जाया गया, फ़लस्तीन का झंडा हाथ में, और जनाब आग लगाई अपने आप को, और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शदीद ज़ख्मी हुए, और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ इनका इंतकाल हो गया। ये वाशिंगटन डीसी की बात हो रही, पेंटागन की बात हो रही है। ये मैं किसी मतलब पेंटागन के सामने ऑन सर्वे जी। अच्छा, अब इसको आप ज़रा ये देखें, ये न्यूज़ वीक क्या कह रहा है। ये देखिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान खड़ा हुआ है, ये इसमें जो है सिर्फ चाइना खड़ा हुआ है, या इसमें अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क। न्यूज़ वीक जो 22वीं स्लाइड आप देखें, न्यूज़ वीक, एरॉन बुशनेल वीडियो जो उसकी आई सामने, शोज हिमसेल्फ फ्री पैलेस्टाइन बिफोर सेल्फ इमोलेशन। खुद को आग लगाने से पहले ये साहब जो हैं ये वहाँ पे, और टाइम मैगजीन 24th, US Air Force member dies after setting self on fire outside Israeli embassy, sorry not Pentagon, माजरत पेंटागन नहीं, इजरायली एम्बेसी के सामने। मैं वो जो पहले पेंटागन कह गया था, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ।
पेंटागन ने ऐलान किया है कि इनकी डेथ हुई है, पेंटागन की तरफ से एलामिया आया है कि इनकी डेथ हो गई है, लेकिन इन्होंने जो आग लगाई वो इसराइली सफारत खाने के सामने लगाई वाशिंगटन में। अब आप मुझे बताएं कि वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने के सामने जाके एक अमेरिकन एयरफोर्स का नौजवान फ़लस्तीन के हक में नारे लगाता हुआ, ये आपका ख्याल है कि इनकी सबकी कुर्बानियाँ रह जाएंगी पीछे? नहीं, लिखी जाएंगी। जब ये कहानी आगे चलेगी इसमें सिर्फ फ़लस्तीनियों का नाम नहीं आएगा, इसमें सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, इसमें और बहुत दुनिया है। ये देखें आप ज़रा उसने। अच्छा, और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, ज़रा फल है, फिर उसके बाद ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं। जी, ठीक हो गया। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच भी कल केस की समाअत करेगा। या तो वो फैसला हक में दे देगा या खिलाफ देगा, और अगर वो हक में खिलाफ देगा तो फिर मामला अदालतों में जाएगा। ठीक है, और इस दौरान गालिबन मेरा ख्याल है जो इजलास तलब किया है स्पीकर ने वो इजलास हो जाएगा, और मामला जो है वो अदालतों, अभी बहुत इसमें अदालतें और शोर शराबा नॉइज़ी है। अभी आने वाले दिन जो है ये नॉइज़ी है। देखना सिर्फ ये है, बात वही आ जाती है सारी की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शदीद एहतिजाज के बावजूद रियासत का कोई इशू जो है, रियासती मामला जो है वो उसमें मुतासर ना हो, ना आवाम के ऊपर कोई बोझ पड़े, जो हम पहले भी बात करें। बाकी और थोड़ी सी इख्तलाफ में भी अगर शाइस्तगी पैदा की जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। मुश्किल है लेकिन रास्ता निकलता है। ठीक है, रास्ते निकल सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे है और उसके बाद देखते हैं कि सियासत किस तरह आगे जाती है। अच्छा, इसमें जो दूसरी मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये यानी अब आप ये देखें कि मॉस्को में फ़लस्तीन के लोग मिलने जा रहे हैं। चाइना ये कह रहा है कि फ़लस्तीनियों को मुसल्लह जद्दोजहद का हक है, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की काबीना आज तहलील हो गई या अथॉरिटी ख़त्म हो गई, वो नए सिरे से अब देखते हैं कि कौन सा नाम सामने आता है। नेतन्याहू से वो सवाल पूछ रहा है अमेरिकन मीडिया कि जी आप बताएं क्या डील हुई है, वो चीख रहे कि नहीं मैं तो रफ़ा के ऊपर करूँगा। दूसरा, आज जो है ये जो लेटेस्ट वेपन्स है ना, जो उसमें एक हर्मिस 900 है। हर्मिस 900 जो है ये एक टैक्टिकल ड्रोन है, यानी UAV, और ये जो है ये इसकी कई, यानी आप समझ लें कि इसकी कई जनरेशन्स में ये 450 भी है, उससे पहले शदौर भी बना था, और इसको जो है वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस इसको एल्बिथ सिस्टम्स ने इसको बनाया हुआ है, और ये जो है कई मुल्कों ने ख़रीदा भी है इसराइल से। ये 6.85 मिलियन जेन्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी 6.85 से लेके, यानी $5.83 मिलियन से लेके $6.85 मिलियन तक का एक ड्रोन है। ये जो ड्रोन है हर्मिस 900, ये हिजबुल्लाह ने गिरा दिया। अच्छा, हिजबुल्लाह ने बड़ी कोशिश की है, हिजबुल्लाह ने बड़ी कोशिश की है अब जब से ये पिछले चंद सालों में, और पहले भी जब ये वॉर हुई थी ना 2006-07 वाली, उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये जो हर्मिस ड्रोन है ये गिर जाए, सरफेस टू एयर। ये ड्रोन नहीं गिरा, ये ड्रोन गिर नहीं सका, और बड़ी कोशिश की हिजबुल्लाह ने कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जिसके नतीजे में वो ये ड्रोन गिरा सकें। अच्छा, ये ड्रोन उन्होंने गिराया, उसके बाद इसराइल, अच्छा रात को सुबह ये हुआ कि इसराइल ने अचानक वहाँ पे बहुत हमले ज़्यादा कर दिए। ये बक्का वैली के अंदर और बिलबाक शहर उनका ऊपर नॉर्थ के, यानी साउथ ऑफ लेबनान, वहाँ पे उनके हमले बड़े शदीद हो गए। एक गाड़ी को इन्होंने हिट किया, एक और जगह पे अटैक किया, वहाँ पे 2 लोग शहीद हो गए। तो ये एकदम से तेज़ी आ गई। उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि हमने इनका ड्रोन गिरा दिया, साथ उन्होंने फुटेज जारी कर दी। ये ड्रोन के ऊपर से ये जो गिर रहा है नीचे ड्रोन, ये हर्मिस ड्रोन है। ये बहुत, मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत कॉस्टली और लेटेस्ट, यानी अगर आप समझ सकते हैं कि कोई भी ड्रोन हो सकता है तो उसमें से ये आता है दुनिया के। ठीक है, अब जनाब मैं इस बात को अच्छा, इन्होंने हमले शुरू किए, लेकिन शाम को उनके मीडिया ने, ये मैं 25 स्लाइड बता रहा हूँ, 5 की ये अभी शाम को उनके मीडिया ने
इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ जी हमारा ड्रोन गिर गया, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, इसको ये जो है ना, ये 26वीं हम देखें ना, ये हर्मिस 900, इसको जो भी लोग डिफेंस से वाबस्ता हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी से, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो इस ड्रोन की अहमियत को समझते हैं। वो ये ड्रोन मेरा ख्याल है कि चंद जदीद तरीन अगर दुनिया में कोई असला इसराइल बनाता है तो वो ये है, ये इसकी जनरेशन है। ये 900 है, उससे पहले 130, फिर मेरे ख्याल से 450, फिर ये सारे, लेकिन इसको हिजबुल्लाह ने गिरा दिया। यानी हिजबुल्लाह जो है, लेबनीज आर्मी ने नहीं, हिजबुल्लाह ने। तो ये एक इतना बड़ा, उसके बाद यानी अब आप देखें कि वो जो मामला है ना हिजबुल्लाह के साथ, और ये वो पूरी, अच्छा ये मैं ज़ाती तौर पे जब भी वहाँ पे आप जाए ना सीरिया, वो कहते थे या हिजबुल्लाह या वो कहते थे, ये कहते थे कि इसको मिसाइल, ये तो ड्रोन जो इसको तो छू नहीं सकता। वो कहते थे कि एक दिन ये ड्रोन गिराना है हमने, वो लगे रहते थे। आज ड्रोन गिर गया। अच्छा ये अब एक ऐसा मामला है, अनमैन्ड है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है ना कि आपका $6.85 मिलियन का एक ड्रोन गिरा दिया उन्होंने, और इस मरहले पे गिराया। तो निगोशिएशंस आगे जाके, अभी तो ये गज़ा पे हो रही है ना, गज़ा पे जंगबंदी हो जाएगी। उनकी काबीना ने आज जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, और ये जो है ये अब आप देखें वाशिंगटन पोस्ट ने क्या खबर लगाई, काबीना के इस्तीफ़ा देने पे क्या खबर लगाई वाशिंगटन पोस्ट ने, 6 आप देखें उनकी हेडलाइन, Palestinian prime ministers and cabinet offer to resign, a step towards post Gaza war overall, ठीक है ना। ये उसके ऊपर जो है, यानी अब पोस्ट गज़ा वॉर के ऊपर जो है ये अब बात चल रही है। यानी मामला जो हैं ये, इसका मतलब है कि आगे आगे उसकी तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? वही जो हम बात कर चुके हैं। अच्छा वो ये जो एलेक्साई नेवल्ले जिसकी डेथ हुई थी ना अभी, जो जेल में, सर्बिया की जेल में, जिसको जर्मनी से लेकर आए थे, नर्व एजेंट हो गया था, उसके बारे में उसके जो दोस्त हैं, ये बड़ी एक अजीब डेवलपमेंट है। उसके जो दोस्त हैं, उसकी एसोसिएट है मारिया पेल्विशेख। ये मारिया पेल्विशेख और उसके दूसरे दोस्तों ने क्लेम किया है कि दिसंबर में एक मुआहदा कैदियों के तबादले का तय पा गया था, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो नुमाइंदे रशिया में हैं, 2 अमेरिकन को और 1 जर्मन को रिहा करना था, और उन कैदियों को छोड़ना था, और उनके बदले एक बंदा जो है, जो इस वक्त जर्मनी की जेलों में कैद है, और ये वो बंदा है जिसने 2019 में वहाँ पे एक चेचन कमांडो को वहाँ पे कत्ल कर दिया था। ये रशियन बंदा है। अच्छा इसने वहाँ पे कत्ल कर दिया था, उसके बाद जो है इसको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट करने के बाद जो है इसको वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। ये रशियन वहाँ पे मौजूद है, और इसका नाम है वादिम कराजिकॉफ। ये तो इस तरह से कोई मुआहदा हो रहा था अमेरिकन्स का और रशियंस का और जर्मन्स का, कि इस रशियन को जर्मनी से छोड़ा जाएगा, और उसके बदले में 2 अमेरिकन्स और एक ये बंदा जो रशिया का ही प्यूटन मुखालिफ, इसको भी छोड़ा जाएगा। सही। इसकी डेथ हो गई। तो अब कहीं पस मंजर, अब वो ये कह रहे हैं कि जी इसको तो मार दिया, किसने मारा? ये अमेरिकन को, अमेरिकन तरदीद कर रहे हैं हमें नहीं पता, जर्मन्स कह रहे हैं हमें नहीं पता। वो ये कहते हैं ये चूँकि रशियन था, इसको उन्होंने कहा छोड़ दो, जो होना है इसके साथ करे रशिया। रशियंस कह रहे हैं कि तो कुदरती डेथ हुई है उसकी। लेकिन आप देखें कि ये पस मंज़र में उधर से 2 अमेरिकन और इधर से एक रशियन का छोड़ने के मामला, और जर्मन भी, एक प्रिजनर स्वैप की बात चल रही थी। और वो ये कह रही हैं खातून यूरोप में कि जी ये चूँकि ये इन सारे मुल्कों ने मिलके और उस आदमी को डम कर दिया क्योंकि वो रशियन था। उन्होंने कहा उसको हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस हम शोर करते रहेंगे कि क्यों मारा है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये वो, उसको उन्होंने ज़ाया कर दिया, मरवा दिया। और अब ये जो कैदियों के तबादले का मामला है, ये रशिया का और जर्मनी ने भी इसकी तरदीद की है, अमेरिका खामोश है, रशिया ने उसके ऊपर ख़ास बयान नहीं दिया। लेकिन ये जो खातून हैं, इनका ये जो बयान है, ये इस वक्त दुनिया एक दो दिन चलेगा, 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद देखें आज की दुनिया में बदकिस्मती के साथ जो है ना, ये बातें चंद दिन
वो कोई बयानात आते रहेंगे इधर उधर दाएं बाएं, उसके बाद दुनिया आगे चल पड़ेगी। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप देखें कि एक तरफ तो यूक्रेन की ये हमेशा है, इससे पहले भी जो कैदियों को छुड़ाया था सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया था। तो इस तरह की जंगों में, इस तरह के मामलात में भी अब देखिए इसराइल और गज़ा में कहाँ से, आप देखें कतर दरमियान में, अब कहाँ से देखें चाइना की, किस तरह चाइना खड़ा हुआ, किस तरह से OIC खड़ी हुई, किस तरह से जो है वो इजिप्ट आया, बाकी तो ये पस मंज़र में सऊदी अरेबिया ने पहले इनके प्रिजनर्स वगैरह को छोड़ा था, UAE ने छुड़वाया था। जैसे यमन, अच्छा यमन के जो वज़ीर आज़म है, यमन के जो वज़ीर आज़म हैं अहमद अवाद बिन मुबारक, ये वही वज़ीर आज़म है जिनको थोड़े दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, इनको जो पुराने वज़ीर आज़म थे उनको बरतरफ करके सदारती जो कौंसल है उसने नए, यानी जो वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म बना दिया था, ये वो हैं अहमद अवाद बिन मुबारक। और ये वो हैं जिनको 2015 में, जिनका जिक्र हुआ था कि 2015 में इनको हूतीज़ ने अगवा कर लिया था, और जब उस वक्त ये मंसूर हादी के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं चंद रोज़ पहले कि जी मंसूर हादी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर बन के चले गए, उसके बाद इतनी लड़ाई हुई थी हूतीज़ और मंसूर हादी की, मंसूर हादी उसमें रिज़ाइन कर गए थे। लेकिन यह है कि ये मंसूर हादी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, हूतीज़ इनको पसंद नहीं करते, अब शायद साथ है, ये मॉस्को पहुँचे हुए हैं। सही, ये भी मॉस्को पहुँचे हुए हैं। मतलब है मॉस्को जो है, मॉस्को, बीजिंग, कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पेरिस, ये मुल्क जो हैं, कायरो, इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्लोमेसी हो रही है, और तेज़ी से जो आने वाले दिनों में जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन की पूरी कोशिश है कि वो रमज़ान से पहले सीज़ फायर करवा दें। सीज़ फायर हो जाएगी क्योंकि डिज़ोल्व हो गई फ़लस्तीनी अथॉरिटी की काबीना, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ही एक्चुअली गैर फाल हो गई थी ऑस्लो अकॉर्ड, तभी तो 2000 के अंदर दूसरी इंतफादा शुरू हुई थी। 93 का ये माहदा ख़त्म, ये नाकाम हो गया था, तभी तो 2000 के अंदर, सन 2000 में ये दूसरी इंतफादा शुरू हुई थी, 2005 तक चली थी। तो अब देखें कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से, कब हमारे पास ये खबर आती है कि नेतन्याहू ने जो है वो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है, और वो हिज़्बुल्लाह ने अपनी पावर दिखा दी है, हूतीज़ नई पावर बन के मर्ज हो गए। लेकिन यह है कि इस पूरी सूरत हाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मईशत, ये हमारी सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सियासत जो है अपनी जगह चलती रहेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।